अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है एम पोइट्री हाउस की पॉडकास्ट में। जी हाँ, बहुत टाइम से सोच रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके साथ मैं ये पहला शो कर रही हूँ। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं उन्हीं के साथ ये पहला करना चाह रही थी। तो मैं उनकी बात करूँ तो शायद तारीफ़ें कम हो जाएंगी क्योंकि आप सभी उनको पहले से जानते होंगे और मैं जब उनका इंट्रो दूँगी आप सब उनको पहचान भी जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो तारक मेहता के फेम शैलेश लोढ़ा जी के साथ वाह भाई वाह और साथ में लपेटे में नेताजी और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और आपसे अगर बताना चाहें तो आप शायद उनको जानते होंगे। उनकी पैरोडियाँ इतनी 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 फेमस है कि शायद लोगों की ज़बानों पे होंगी। और उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी है, उन्होंने बहुत बहुत सारे गाने लिखे हैं और ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा भाई, 200 से अधिक गाने वो रिसेंटली लिख रहे हैं। और बहुत सारे गाने जो आपकी टी सीरीज़ और सोनी के साथ जल्दी ही आने वाले हैं और बहुत सारे अभी आ चुके हैं। भजन के साथ फेमस हुए मेरे राम प्यारे, आप एक बार जाके सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना है, क्योंकि आप सच में उनके फ़ैन होने वाले हो। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली नन अदर देन शेखर त्रिपाठी जी। यस सर, आज आप हमारे साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एम पोइट्री हाउस का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए भी क्योंकि आप लोगों की टीम इतनी मेहनत से काम करती है। आप लोग इतने अच्छे से लखनऊ शहर के अंदर अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं और लगातार तल्लीनता के साथ में आप लोग काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि इतना नाम होने के बाद एक शख्स अगर इतना वक्त देता है तो सच में आपकी सरलता को दिखाता है। और एक बात हम जानना चाहेंगे, हमें पता है कि आपने जो कुछ भी अभी तक कमाया है ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ये लखनऊ के लोग हो या सीतापुर के लिए इवन बहुत बड़ी बात है कि आपका नाम सच में इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी थी, जो आपने इतनी कठिनाइयों के साथ तय करी है, तो इसमें आपने कैसी चुनौतियों को इतना ज़्यादा फेस करके इतने आगे कैसे आए हैं, राज जानना चाहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी उस पर काम कर सके और आगे बढ़ सके। देखिए अलीशा जी, क्या होता है कि विषम परिस्थितियों के बीच में जब आदमी पूरी तरीके से निराश हो जाता है तो उस वक्त वो उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, वो संघर्ष नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा होता है। मैं जब भी निराशा के दौर में होता हूँ तो फिर मैं और ज़्यादा प्रेरक गीत लिखता हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं। कभी हमने लिखा कि अंगारों पर अनशन करके अविराम अलौकिक हो जाओ, अध्यात्म और स्तुति के संग भय भूल के भौतिक हो जाओ, संगीत सुबह का बन जाओ, सुरसात समाहित हो जिसमें, प्रतिकूल प्रवाह के प्रीत पटल पर प्रेम प्रवाहित हो जिसमें, सूरज हो तुम फिर भय कैसा चमको कि बादल गल जाएं, मर्दनी प्रभाती उदय बनो अंधेर हथेली मल जाए, सूरज हो तुम अस्तित्व कभी ब्रह्मांड मध्य न खोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या पढ़ा है आपने। दो पंक्तियां आपकी देखिए जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और हम कह सकते हैं कि लगभग हर दिन 10 लोग तो कम से कम उसको पोस्ट करते होंगे और वो मेरी भी बहुत फेवरेट हैं कि षड्यंत्रों को भाप लिया सो चलते चलते रथ बदला है। षड्यंत्रों को भाप लिया सो चलते चलते रथ बदला है, ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रत्ने केवल पथ बदला है। सो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये रथ आपने बदला है ये किसकी हेल्प से बदला है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सोचें होती हैं, आपने उनको कैसे ओवरकम किया या आपकी फैमिली में किसने आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है जो आप अपना पैशन को अपना प्रोफेशन बना पाए हैं? देखिए, जो भी संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके साथ में हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति का साथ रहा है। अगर वो अपने परिवार में रहता है तो फिर उसके पूरे परिवार का उसमें साथ होता है। अगर एक व्यक्ति भी विरोध में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो भी उसका ड्रीम होगा उसको पूरा कर पाएगा। तो मैं अपने पूरे परिवार को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ और मेरे सराउंडिंग ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं, मेरे कई ऐसे मित्र होते हैं जो परिवार की तरह रहते हैं, कई ऐसे अपने लोग होते हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी के आगे बढ़ने में। कभी हमने लिखा कि गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, कि ज्यों सप्ताह में इतवार मुझको थाम लेता है, मेरी कविता का आसे ज्ञात अलग जिनको समर्पित है, मेरी हर पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। क्या बात है, मेरी हर पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। क्या बात है। सच में इसका परफेक्ट आंसर यही हो सकता है कि परिवार के बिना हम सच में कामयाबी नहीं पा सकते। तो जितने ऑडियंस देख रही है, आप भी अगर परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो शायद आप आगे और भी जल्दी बढ़ेंगे। परिवार में एक शख्स होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? होम मिनिस्टर कह सकते हैं आप उन्हें? बिल्कुल बोल सकते हैं जी बिल्कुल, होम मिनिस्टर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि उनके बिना ये दुनिया
बहुत सुनी होती है। तो मैंने सुना है, मुझे अभी ऐसे हाल ही में पता चला है कि आपकी जो शादी थी वो कम उम्र पे हो गई थी। तो सर, एक कम उम्र पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कि आपके साथ एक जीवन साथी होगा, उसके साथ आपको बहुत सारे सपने भी हैं आपके अलग, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपने कैसे इस पर ओवरकम किया और उन दोनों को साथ में लेकर कैसे चले? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई पैशन को फॉलो कर रहे हैं जी। तो आपके जीवन साथी को इतना तो उसका भी हक बनता है कि वो आपका साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो साथ देता है तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने जब अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश की तो उसके बाद में फिर उनका हमेशा सपोर्ट मिला। तो आज अगर ऐसा हो हम पाया। जानना चाहें कि आप अपनी धर्म पत्नी को कुछ लाइन्स अगर डेडिकेट करना चाहें, या कोई एक सॉन्ग जो आप उन्हें डेडिकेट करना चाहें? लाइंस की अगर बात करें तो मैंने अभी हाल ही में कुछ लिखा कि आवाज़ों के घाट किनारे खामोशी है छाई, कमी तुम्हारी हौले हौले बता रही अंगनाई, तुम्हें रटूं ज्यों रटता कोई मानस की चौपाई, राह निहारूं तेरी चिट्ठी अभी तलक ना आई। अरे है, क्या बात है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। तो मुझे लगता है कि आपका जो होम मिनिस्टर है वो बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे होंगे और ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अक्सर बचपन से एक इंसान का सपना होता है, जैसे बचपन में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो सोच लेता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे ये करना है। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे बचपन से एक्टर बनना था। अच्छा, क्या और बात है। मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना था। मैंने कभी पार्टनर मूवी देखी थी तो मुझे बड़ा शौक था कि जैसे राजपाल यादव को मैं देख रहा था कि जितना ज़मीनी स्तर पे एक्टिंग करते हैं वो चीज़ें मेरे दिल को बहुत छू रही थी। लेकिन कुछ ऐसी समय की ऐसी विषमताएं होती गई कि आखिर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन खैर, ईश्वर ने मुझे ऐसे फील्ड में दे दिया कि मैं कवि बना। और कवि सम्मेलन भी पूरी तरीके से रंगमंच होता है। मैं हमारी जो भी कविताएं होती हैं, अगर हमारी कविताएं हास्य की हैं तो मुझे वैसे ही एक्ट करना पड़ता है। और अगर मुझे कुछ श्रृंगार में सुनाना है तो मुझे उतना ही शालीन बनना पड़ता है। तो एक्टिंग तो अभी तो आ चुकी है। और दूसरी बात कि जितने भी मेरे गाने आते हैं, कुछ गानों में आप मुझे बतौर एक्टर भी देखते हैं। बस इतना सा है। बिल्कुल, हमने बतौर एक्टर तो आपको देख लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आप सच में एक्टर बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं आप उसको जी भी रहे हैं, क्योंकि ये शायद जो आप अभी जी रहे हैं वो आपका सपने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो इतनी सारी चीज़ें पाई हैं, इसके बाद हमेशा मैंने देखा है कि जिस इंसान के पास इतनी चीज़ें हो जाती है वो हमेशा रूड हो जाता है। लेकिन इतना फेमस होने के बाद इतनी शालीनता कि आप आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एम पोइट्री हाउस के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कैसे कि आपके बदलाव, आपके चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए आपके स्वभाव में? आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ये ऊपर उठ चुके, अपनी प्रतिभा के जरिए ऊपर उठ चुके हर व्यक्ति के लिए बड़ी बात होती है कि वो किसी भी प्रतिष्ठित चैनल के लिए अगर उसके साथ में इंटरव्यू के लिए बैठता है, तो ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी बात होती है। और बाकी अगर बात करें कि स्वभाव की, तो स्वभाव किसी का भी उसके संस्कारों से बना होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से ही बोलते हैं कि जिनके बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने बच्चे को ईश्वर के प्रति आस्थावान बना देंगे तो फिर आपको अपने बच्चे को संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके अंदर जो संस्कार हैं वो खुद से ही डेवलप हो जाएंगे। और मुझे मेरे घर वालों ने हमेशा से धार्मिक बनाने की कोशिश की है। मैं हमेशा से ईश्वर से कनेक्टेड रहा हूँ। तो इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि स्वभाव में शालीनता हो सकता है कि आपको दिख रही हो। जी। और अब थोड़ा सा आपकी फैमिली से बढ़ के चलते हैं हम अपनी ऑडियंस की तरफ। अक्सर हम लोग पोइट्री में कहते हैं कि सिलेबस पे आते हैं, तो हम आज पॉडकास्ट में कहते हैं कि चलो सिलेबस पे आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि एक जो प्यार होता है, हम लोग हमेशा, हर एक शख्स की अलग अलग डेफिनेशन है प्यार को लेके, 100% सबने अलग अलग सोच रखा होगा। हम जानना चाहेंगे आपके नज़रिए से आप प्यार को कैसे डिफाइन करते हैं, आपके लिए प्यार क्या है? मेरी नज़र से प्यार सिर्फ एक एहसास है। हम किसी से मिलकर, किसी से बातें करके, किसी को सुन के या किसी के साथ बैठ के हमें अगर सुकून की अनुभूति होती है, अगर हमें सुख की अनुभूति होती है, तो वही प्यार है। इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, प्यार की तो बात हो गई, अब ये बताइए नफरत क्या है? नफरत मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अरे बाप रे! इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी, आज तक मैंने कभी भी किसी से नफरत नहीं की है। इसलिए भी नहीं की है क्योंकि हमारा किसी से मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन नफरत नहीं हो सकती। मैंने आज तक अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं की।
क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी डिक्शनरी में नफ़रत नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी डिक्शनरी में मैंने नफ़रत ना सुनी हो, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी ही हो गई है जिसे हर चीज़ में नफ़रत दिखाई देती है। तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दुनिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि क्या नफ़रत और मोहब्बत एक ही शख्स से हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि अगर सामने वाला धोखा दे के जाता है, यस। जो वो नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो धोखा दे देता है तो फिर नफ़रत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी कि दुनिया को लेके जो आपका पर्सपेक्टिव होता है, शुरुआत में कुछ और होता है, आप थोड़ा सा बड़े होते हैं कुछ और हो जाता है, फिर और बड़े हो जाते हैं तो कुछ और होता है, और अब आप इतना फेमस हो गए तो कुछ और हो गया होगा। तो वो जो बदलाव आया है आपके दुनिया की पर्सपेक्टिव को लेके, वो जानना चाहेंगे। कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे अभी बीते कुछ सालों से हुआ है, मतलब 1-2 साल से हुआ है। जब से मैं 4 साल पहले अगर आप मुझसे कह देते कि लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, तो मुझे बड़ी झिझक होती थी। लेकिन उसके बाद में आज एक ऐसा समय है कि मैं किसी से भी अगर आप बात करने के लिए बोलेंगे तो मैं अगले 20 सेकंड के अंदर में, हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री से भी बात कर लूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी बात कर लूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती। बस इतना सा बदलाव हुआ है दुनिया को लेके, और ये 4-5 साल की ही देन है, और यही मेरा कमाया हुआ धन है। आपका कमाया हुआ धन की बात हो गई, बट मैं ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ और मैं भी आपसे पहले से जुड़ी हूँ, तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं आजकल एंकरिंग का काम कर रही हूँ, बट मुझे एंकरिंग फील्ड में लाने वाला पहला शख्स शायद आप हैं। अरे आप ही हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि आप कर सकते हो, और आपके थ्रू ही मुझे पहला पेमेंट वाला शो मिला था। क्या बात तो है। मेरे दिल के सच में वो बहुत करीब है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं किए हैं, आप बहुत लोगों के सपने पूरे करते हैं। और मैंने देखा है जो भी लिख रहा है और अच्छा लिख रहा है, आप जिस भी इवेंट में जाते हैं, मैंने देखा है नवरत्नों को हमेशा आप सम्मान कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, हम लोगों के मन में बहुत सारे डर होते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम कहीं से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकता है कि हम पता कर पाएँ कि कहाँ से डर को दूर किया जा सकता है। तो आपने अपने उन डरों पे काम किया होगा जो हमें इस फील्ड में मिल सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे डर हैं जो आप बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम डर सकते हैं और उनसे कैसे ओवरकम करना है? मुझे बुराइयों से डरना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप ये तो मान लीजिए ये कविता का फील्ड है, एंकरिंग का फील्ड है आपका, आप अगर आपके घर वाले आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं या फिर आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तब भी आपके अंदर एक डर होना चाहिए, एक ऐसा डर होना चाहिए कि आप कुछ भी गलत करने से बचें। आप अपने फील्ड के साथ में कम से कम ऐसा कुछ भी गलत ना करें कि उसका कोई गलत मैसेज जाए। बस एक वो डर होना चाहिए, और शायद वो डर लेके मैं आज भी काम कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये आंसर सच में परफेक्ट था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें बुराइयों का डर रहे, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे काम कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि आपने आज तक न जाने कितने शोज़ किए हैं। ये हम सब जानते हैं। आप अगर यूट्यूब पे शेखर त्रिपाठी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले तो मेरे राम प्यारे दिख जाएगा, उसके बाद आपके अनगिनत भजन दिख जाएंगे, और जो आपके अनगिनत भजन है उनको भी बहुत संतों ने गाया हुआ है खुद से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हम सच में बहुत प्राउड हैं आपके लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एक ऐसा शो जो आपके बहुत ही मन के करीब है, भले वो आपका जो है कविताओं का हो या फिर आपका टीवी का हो, जो भी शो आपके मन के बहुत ज़्यादा करीब है। हाँ, एक शो मुझे याद आ रहा है, जब मेरा वाह भाई वाह का शूट चल रहा था, तो सबसे आखिरी जो वहाँ का एपिसोड था मेरा, तो उसमें मुझे वाह भाई वाह के लिए, मैं हास्य का कवि हूँ, तो फिर मुझे हास्य की पैरोडी के लिए बुलाया गया था। पहले से प्रिपेयर भी वही था, शैलेश जी को मैं सुना भी चुका था, लेकिन रात का समय था, मेरे ख्याल से 9 बजे का समय था। उस बीच मुझे बुलाया गया वैनिटी वैन में। शैलेश जी ने मुझसे पूछा कि शेखर, मुझे पता है कि तुम हास्य पढ़ते हो, लेकिन मुझे एक बात और अभी एक सहयोगी से पता चली है कि तुम्हारे पास मोटिवेशनल गीत भी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसमें से कोई एक पार्ट हमारे सामने रखो, क्योंकि वहाँ पे उस दिन एलन इंस्टीट्यूट जो कोटा का है, जिसके बहुत सारे बच्चे आज पूरे देश को उन्होंने दिए हैं, तो एलन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे ब्रजेश माहेश्वरी, वो आए थे, उन्होंने कहा कि आप इनके सामने ऐसा कुछ पढ़िए। फिर मैंने तैयार किया था वो तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर मैंने मोटिवेशनल कुछ पढ़ा, और उसके बाद में ये माहौल था कि ब्रजेश माहेश्वरी जी खुद भी खड़े थे, पूरी ऑडियंस खड़ी थी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, और वो हमेशा के लिए यादगार है। वाह भाई वाह, मुझे लगता है हर लिखने वाले का सपना होता है जी। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खुद को देख के वो खुशी मिलती है ना, जो हमें कहीं पे नहीं मिलती। और आपको उनके साथ कई एपिसोड्स करके देख के तो हमें और भी ज़्यादा खुशी मिली है।
खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं शेखर जी के बारे में, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत ही जल्दी इनका एक और सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, तो आप जाके उसको प्लीज़ चेक करिएगा। अगर आपने शेखर सर को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस हैंडल, और मैं सारे हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि आप अगर किसी शख्स को पसंद करते हैं तो आपका उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो आप जल्दी से जाके एक बार शेखर सर की प्रोफाइल ज़रूर चेक करिएगा। सारे हैंडल्स मैं आपको शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। हम बहुत देर से बातें कर रहे थे, पर हम एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलना अच्छा। चाहेंगे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसने शायद आपका ये रूप कभी ना देखा हो, जो हम शायद सामने ला सकते हैं। अच्छा। तो क्या आप इतनी सी हेल्प कर सकते हैं? हाँ मेरी बिल्कुल गेम? बिल्कुल, अरे बताइए। क्या बात है। तो अभी तक मैंने ये गेम बच्चों के साथ खेला है, बट मुझे लगता है ये परफेक्ट गेम आपके साथ जाएगा। तो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब देना है, ओनली अच्छा। रॉन्ग आंसर्स। मैं आपसे कुछ भी पूछूं हाँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब देना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने वाला है जब होम मिनिस्टर से डांट पड़ेगी सर को घर पे। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, हालांकि मैं हाँ भी बोल सकता था। नहीं सर वाइफ देख रही होंगी, हो नहीं, सकता है नहीं। आपको खाना ना मिले। नहीं फिर तो नहीं। नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हम्म। सर आप लड़के हैं? ये गेम बंद कर दो यार। नहीं इस पे ये गेम बंद कर दो। नहीं ये करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर आप सब समझ गए। अगर मुझे उल्टा जवाब देना है तो नहीं। हाँ तो ठीक है। तो मैंने ये तो जान लिया। ये क्वेश्चन में सच में मज़ा भी बहुत आया। मैं पहली बार आपका ऐसा रूप देख पा रही हूँ जहाँ पे आप बहुत सोच समझ के फिर भी आंसर रॉन्ग दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप प्रोफेशन लाइन में इतने अच्छे कर रहे हैं, पर प्रोफेशन से आपकी पहले स्टडी वाली लाइन आती है, तो हम जानना चाहेंगे आपके अपने स्कूल के दौरान कभी फेल हुए हैं? नहीं। मैं इंटर फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं सर की नॉलेज कितनी है मेकअप में। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आईलाइनर जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है? आईलाइनर आंखों पे लगाया जाता है। सही आंसर था ये। सर फंस गए। चलिए हाँ। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर से, बट ये आई थिंक इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, और ये सबसे कठिन क्वेश्चन मैं चाह भी यही रहा था। हाँ। एक सबसे कठिन क्वेश्चन है आपके लिए ये, क्या है? कि मैंने सुना है आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप सच में अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्या बात है, सब बच्चे और वाइफ आज आपको घर पे नहीं आने देंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन तो बोल दिया, लेकिन आप आज आए हुए हैं, आज से रिलेटेड एक और लास्ट। आज सर आपने नहाया था कि नहीं? नहीं। ओके आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ही पार्ट काट के आप इसको रील पे चला दें कि आपने नहीं। नहाया था। नहीं। फिर मैं बोलूँ नहीं। गेम में तो सच में बहुत मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा फिर सीरियस तौर पे चलते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने आपकी बहुत सारी पोइट्री सुनी, बहुत कविताएं सुनी, आपके पक्ष देखे हैं, आपने बहुत जगह पे संचालक के रूप में बहुत सारे इवेंट होस्ट किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है संचालक के तौर पे अगर मुझे कोई देखना पसंद है सच में वो आप हैं। बहुत बहुत प्यारा सच में आपका संचालन होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिले किसी भी पार्टी में शामिल होने का, तो आप कौन सी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? अगर राजनीति में जाने का मौका मिले तो आप किस पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? मेरा ऐसा कोई विचार तो नहीं हुआ है अभी तक किसी भी पार्टी में जाने का, क्योंकि मेरे जो कवि सम्मेलन होते हैं वो देश की जितनी भी बड़ी 3-4 पार्टियां हैं उन सब की पार्टी के लोग मुझे अपने अपने कवि सम्मेलन में बुलाते हैं, और मैं किसी एक पार्टी में जाके फिर मैं कैसे कोशिश करूंगा कि दूसरे की कवि सम्मेलन पढ़ पाऊंगा, कोई दूसरा मुझे बुलाएगा नहीं, तो इसलिए मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में जाना है तो फिर मैं अपनी नई पार्टी बना लूँगा। किसी की पार्टी में क्यों जाना। क्या बात है। लेकिन मेरे को बहुत पसंद है आपकी एक पैरोडी कह सकते हैं, यूपी में काबा, तो क्या उसकी कुछ लाइंस हो सकती है यहाँ पे? नहीं, यूपी में काबा तो मेरी नहीं है, यूपी में काबा ये तो नेहा राठौर की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी भाव को लेकर मैंने लिखा था कि डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा, रे गरे 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 गरे, ये वाली थी। क्या बात है। बहुत मुझे आपकी एक तो वॉइस भी बहुत प्यारी है,
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मेरी जो ऑडियंस देख रही है, तो आप अगर सोसाइटी में आपको मौका मिले कुछ चेंज करने का, तो एक क्या चीज़ होगी जो आप अपनी अभी जो सोसाइटी हमारी है उसमें चेंज करना चाहेंगे? एक कवि होने के नाते हम बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जी। हम एक जगह पे बहुत विचलित हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई भी बड़ी परेशानी में है, बीमार है, परेशान है, उसे इलाज नहीं मिल रहा है। तो इलाज के अभाव में अगर किसी की मृत्यु देखते हैं या किसी को तड़पता देखते हैं, तब बड़ी टीस होती है मन में। तो मेरा यही मानना है कि अगर मैं कभी कुछ कर पाया तो फिर मैं सरकार से इस बात की गुहार ज़रूर लगाऊंगा और उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने की कोशिश भी करूंगा कि जितनी भी प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी है वो किसी तरीके से रोकी जाए और सरकारी अस्पतालों में उतनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे हर गरीब का इलाज हो सके। क्या बात है, बिल्कुल ये होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हॉस्पिटल कितने इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे ये चीज़ें कितनी ज़्यादा चल रही है हम सभी जानते हैं। और मुझे पता है कि आप भी मेडिकल फील्ड से आते हैं। जी। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई और मुझे ये अच्छा भी लग रहा है, हम दोनों ही जो बैठे हैं यहाँ पर दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं। तो मेडिकल फील्ड में जब आप अपना बेसिकली एजुकेशन ले रहे थे, उस टाइम का कोई एक ऐसा मोमेंट जो अभी तक आपके जहन में रहा हो? बस इतना ही था कि मैं फिजियोथेरेपी का मैं डिप्लोमा कर रहा था उस समय पे। तो मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 18 साल के आसपास थी, 18-19 साल के आसपास। मैं मेडिकल का डिप्लोमा मैं लखनऊ से ले रहा था, मैं सीतापुर रहता था। लेकिन 1 साल का डिप्लोमा लेने के बाद मेरे घर के आसपास मैंने देखा कि जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब लोग बीमार तो ऐसे हमेशा ही होते हैं, लेकिन जब उन्हें देखा और जब मेरी एक क्षमता हुई कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, तो फिर मैंने 1 साल का डिप्लोमा वहीं पर ब्रेक करके फिर मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया। और वहाँ पर मेरा एक नियम रहता था कि मैं दिन के पहले 2 मरीज मैं फ्री में देखता था। क्या बात है, बहुत बड़ी और उसके बाद में भी ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि डॉक्टर साहब बहुत लूटते हैं। मैं जो इलाज उनको बाहर हो सकता है कि 500 रुपये में मिले, मैं उनका इलाज हो सकता है 50 रुपये में करके उनको घर वापस भेजता था। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है सच में। वी ऑल आर प्राउड ऑफ, सच में वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैंने आपके बहुत सारे भजन सुने हैं और जिसमें से आपका एक बहुत ही फेमस भजन है, वो हम अभी सुनेंगे भी। तो मुझे ऐसा लगता है देख के कि आप सच में भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। जैसे आज आप भी व्रत हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, कभी कभी हो सकता है ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आ जाए जहाँ पे मन भागने लग जाता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका भगवान से थोड़ा सा विश्वास डगमगाया हो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, या ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं होता। और जब मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उस वक्त तो वो पहले से ही मेरे पीछे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या बात है। और वो ज़रूर होता है, क्योंकि हमने हमेशा महसूस किया है कि जब भी कभी हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे पीछे एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें हमेशा संभालती है। एक मेरा अभी हाल ही में मैंने एक गाना लिखा हुआ है, एक अभिषेक त्रिपाठी सिंगर हैं गोरखपुर के, वो अभी उसे गा भी रहे हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ है उनकी और हम लोग की उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा जाएगा। उसकी पहली लाइन सी कुछ ऐसे हैं कि सभी उलझनों से निकाला है माँ ने, मुझे मुश्किलों में संभाला है माँ ने। तो जब भी कभी मुश्किल होती है तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता और हमेशा ऐसा होता है कि मुझे कभी कुछ नहीं कहना पड़ता, वो हमेशा संभालते हैं। क्या बात है। आपके आंसर सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई जा रही हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैंने अक्सर देखा है कि अगर प्यार में प्यार नहीं मिला तो धोखा मिल गया तो उन्होंने अपना हाथ काट लिया, अगर किसी को घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपनी इन चीज़ों पर कैसे काबू करें? आपने इससे पहले भी एक सवाल किया था, उसमें संस्कार की बात हुई थी। मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियां सुधारनी है या अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के हमारे बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से ना गुजरें, वो कभी भी ऐसा कुछ गलत ना करें जिससे समाज को कोई हानि हो या उनके परिवार को हानि हो, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों को आज ही से गीता पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप आज ही से अपने बच्चों को हमारे जो पुराने कवि शायर रहे हैं, जिनकी जो प्रेरक पुस्तकें हैं, आप वो पढ़ाना शुरू कर दीजिए। दिनकर जी की पुस्तकें आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे कभी भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से नहीं गुजरेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग इस पर काम कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी भी, ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये जानना चाहूँगी कि एक ऐसा फ़ैसला हो जाता है जिससे कभी कभी ऐसा लगता है मैंने ये फैसला कैसे ले लिया,
तो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा कठिन फैसला जिसको आपने अब तक समझ रखा है कि हाँ यार ये मैं कर सकता था कभी, तो ऐसा कौन सा फैसला था जो आपके लिए बहुत कठिन था? देखिए, जब हम नौकरी में थे, एक प्रतिष्ठित कंपनी में हम एचआर थे। फिर उसके बाद में मैंने अपना व्यवसाय खोला। व्यवसाय के बाद में फिर मैंने उसको भी छोड़ा और अभी मैं कवि सम्मेलन की फील्ड में हूँ। तो आपने एक कुछ पंक्तियाँ मेरी कोट की थी कि ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, जी, रथ ने बिल्कुल। केवल पथ बदला है। तो मुझे कामयाबी के उसी शिखर पे जाना है। वो बात अलग है कि मैं नौकरी के माध्यम से जाता या फिर व्यवसाय के माध्यम से जाता, या फिर अब मैं कवि सम्मेलन के माध्यम से जाना चाह रहा हूँ। क्या बात है। बात कवि सम्मेलन की आ गई है, बात कवियों की आ गई है, बात शायर की आ गई है, तो मैंने ये बहुत बार सुना है, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं क्या होगा लिखने से, क्योंकि इस फील्ड में इतना पैसा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं शायर ही तो हैं, शायर ही तो हैं। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं, क्योंकि हम जो हैं इस फील्ड में उन्हें पता है कि हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, बट जो इस फील्ड में नहीं है तो उन्हें लगता है कि एक प्रोफेशन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारे कवि सम्मेलन के जगत के एक बड़े भाई की तरह या संरक्षक की तरह हमारे शंभू शेखर भैया हैं। जी। उन्होंने एक बात मुझसे कही थी अब से 3-4 साल पहले, जब मैं शुरुआत में कविताई के क्षेत्र में आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि शेखर, कविता के क्षेत्र में अगर आना है आपको और अगर आपको अपना नाम कमाना है तो फिर आप पहले एक आकलन कर लीजिए, क्या आप 100 में से एक हैं। अगर आप 100 कवियों में से एक हैं, आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि आपको बाकी के 99 से अलग बनाती है, तो फिर आप कविता के क्षेत्र में आ जाइए, आपका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी उस वक्त ऐसी प्रतिभा नहीं थी, हो सकता है आज भी नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो पहले आप अपने आप को इतना प्रतिभावान बना लीजिए कि आप 100 में से एक हो जाइए। फिर उसके बाद में सारी मंजिल आपकी है और सारे सफ़र तो हैं ही हैं, मंजिल भी आपकी है। क्या बात है, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी मंजिल हो सके। आपकी मंजिल तो मुझे लग रहा है आपके बहुत करीब आ चुकी है, लेकिन अभी भी मंजिल के कुछ सपने होंगे शायद आपके ख्वाबों में जो आते हैं। वो हमेशा रहते हैं, हर किसी के साथ बिल्कुल। रहते हैं, कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए। अभी अमिताभ बच्चन के साथ में भी आपने देखा कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल किया, अभी अश्वत्थामा का रोल किया। जी। तो अगर उनको उनकी मंजिल मिल गई होती तो क्या वो ऐसा करते? नहीं करते। एक बिल्कुल। चाहत, मंजिल की चाहत हमेशा रहती है और मुझे लगता है रहनी भी चाहिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं मर गई, अगर आपके अंदर का कोलाहल मर गया, तो फिर आप वहीं से खत्म होना भी शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर सुन के हम सच में मोटिवेट हुए जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम पॉज करते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जी। जिसमें मैं आपसे जो पूछने जा रही हूँ आपको बस थोड़ा सा सोच के आंसर देना है, एक वर्ड में। एक ऐसी चीज़ बतानी है जो एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है और एक नॉर्मल व्यक्ति भी, पर वो अंधेरा नहीं है। सपने। क्या बात है, क्या बात है। सच में वो सपने होते हैं और मुझे लगता है कि मैंने भी एक कभी सपना देखा होगा, क्योंकि मैं जब गोला में थी, मैं आपसे पहले कार्यक्रम में गोला में ही मिली जी, थी, तो वो बिल्कुल। एक सपना था कि हाँ नाम पहले से बना हुआ है मिलने का। आपका एक सपना रहा होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कविताओं के क्षेत्र में आप किनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, किनकी कविताएँ आपके जहन में बार बार आती हों, या उनकी कुछ कविताएँ अगर आप पढ़ सकें? बिल्कुल, मैं अगर कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने जब गीत लिखना शुरू किया जी। तो जो मेरे इंस्पिरेशन थे वो थे ज्ञान प्रकाश आकुल जी। हाँ। उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ तो मुझे बहुत अच्छे से, कई उनकी पूरी कविताएं मुझे याद जी। हैं, लेकिन मैं 2 पंक्तियाँ उनकी पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे बहुत बिल्कुल। मोटिवेट करती हैं जब भी हम कभी किसी मुश्किल में होते हैं, कि अंजुलि भर भर नदियाँ हमको मरुथल तक ले जानी है। मतलब जब भी हम अपने फील्ड में इतना परेशान होते हैं कि हमें लगता है कि अब आगे सिर्फ अंधेरा है, हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन तब हमें उनकी पंक्तियाँ याद आती हैं कि अंजुलि भर भर नदियाँ हमको मरुथल तक ले जानी है, काम कठिन है इसमें सारा जीवन भी लग सकता है। क्या बात है, क्या काम बात कठिन है भाई, इसमें बहुत सारा प्यारा। जीवन भी लग सकता है। भी आपने बताया था कि आप एक्टर बनना चाहते थे, तो अगर आपको एक मौका मिले कि आप किसी भी मूवी में एक रोल कर पाएँ, जो अब तक जितनी मूवीज़ आ चुकी हैं उनमें से कोई एक ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो? मैंने इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन अभी अगर हाल ही में देखी गई और हाल ही में रिलीज़ हुई पंचायत सीरीज़ की बात करें तो पंचायत का जो तीसरा पार्ट आया था, तो उसका एक रोल था जो मेरे दिल के बहुत करीब था। अभिषेक त्रिपाठी जो सचिव थे उसमें, हाँ। तो अगर कभी मौका मिले तो फिर मैं अभिषेक त्रिपाठी बनना चाहूँगा। क्या बात है। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, और मतलब इस फील्ड से नॉर्मली एक ऐसा मूवी एक्टर जो आपको पसंद हो? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आप
के लिए क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। आपको पता है मैं एम पोइट्री हाउस से हूँ यहाँ पे, जी। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल लिख रहे हैं, एज अ ओपन माइक वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो उन्हें क्या आप सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो अपने करियर में बहुत कुछ कर सकें? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि, और शायद मैं ये बात मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कई मंचों पर जहाँ पर मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ मत आइए। आपके घर वाले अगर आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप पहले उनके हिसाब से बन जाइए, और जिस दिन आप अपने करियर में सक्सेस हो गए उसके बाद में आपके लिए द्वार खुले हैं। मेरा हमेशा आप लोगों के सामने नंबर रहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप कविता के क्षेत्र में आएंगे, ये मेरा दावा है। शुक्रिया। और ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई कवि कह रहा है मेरा नंबर हमेशा रहता है, आप मुझसे बात करिए। डायरेक्टली किसी से इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, तो आप में से जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर रिस्पांस करते हैं, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे भी क्वेश्चंस का आंसर कई बार दिया है, कई बार मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी और उन्होंने बताई हैं। खैर, आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी की तरफ से मैं शेखर त्रिपाठी जी से पूछ रही हूँ। सर, हमारी जो ऑडियंस देख रही है इस वक्त आपको, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसने लास्ट क्वेश्चन तक आया है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियो को इतना लास्ट तक देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए? हो सकता है कोई पूरा वीडियो काट के लास्ट तक आया हो। खैर जी मेरा सिर्फ यही एक सुझाव है जी। कि आप अपने जीवन में रिस्क लेना सीखिए। हम्म, अगर आपने रिस्क लिए हैं, क्योंकि रेस में वही तो पहला और दूसरा आ सकता है जिसने रेस में भाग लिया है। बिल्कुल। जो रेस के बाहर खड़ा है, जो बाउंड्री के बाहर खड़ा है, वो कैसे सोच सकता है कि हम इसमें पहले आ सकते हैं, जी। हम दूसरे आ सकते हैं। बिल्कुल। कभी हमने ही लिखा कि जब भी की कोशिशें अथक की, श्रम के सब मानक उबराए, कदम चुमाए तुंग शिखर को हम जो भी करने पर आए, संघर्षों को सहमति देता हर कोई शेखर लगता है, इतनी रातें देख चुका हूँ जुगनू भी दिन कर लगता है। क्या बात है, क्या जुगनू बात भी है। दिन कर लगता है। सर, बहुत अच्छा लगा मुझे दिल से, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानती थी, पर आज जो आपके बारे में जाना है शायद हमने कभी डिस्कस नहीं किया, और आप हमारे लिए इतना वक्त निकाले, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, पूरी एम पोइट्री हाउस की टीम से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सर, लेकिन हम आपसे मिले और आपका इतना वायरल, इतना फेमस वो भजन ना सुने तो वो अच्छा नहीं होगा। उसी के साथ आज इस पॉडकास्ट की एंडिंग लेंगे हम उस खूबसूरत से भजन के साथ, जो आज कल हर एक शख्स की ज़ुबान पर है, हर एक शख्स की ज़ुबान पे हम कह सकते हैं कि कई संतों ने उसको गाया है। हम जब भी टीवी कभी भी देखते हैं, साधना चैनल हो या कहीं पे भी हो, मैंने देखा है कि वो हर जगह पे भजन चल रहा है, तो वो इतना ज़्यादा फेम होने के बाद मैं वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहूँगी। बिल्कुल, वैसे तो उस भजन को एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही वायरल सिंगर हैं, उनके हर गाने ट्रेंडिंग होते हैं, विकास चतुर्वेदी, उन्होंने गाया है। मेरा कंठ तो उतना साथ नहीं देगा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। क्या बात है, शुक्रिया सर आज हमें अपना इतना वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो आज के इस खूबसूरत दिन की हमने बहुत अच्छे लम्हे बिताए हैं, बहुत अच्छी सी बातें करी हमें शेखर त्रिपाठी जी से, और उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताई। हमें लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए ताकि आपको एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता दे, एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी अगर आप इसी पर वर्क करेंगे। तो एम पोइट्री हाउस की तरफ से आप सभी को थैंक यू इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आपको सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, गो एंड चेक गाइज। अलीशा मिराज खान, थैंक यू।